हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर राष्ट्रीय आय का लेखांकन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय अनुमानित करने की विधियाँ, यानी कि जो राष्ट्रीय आय मापा जाता है वह कौन कौन से विधि द्वारा मापा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं आय विधि, यानी कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है आय विधि द्वारा वह। तो इसमें कुछ चरण होते हैं मापने के। तो प्रथम चरण है कि साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, यानी कि निवल घरेलू साधन आय, जैसे कि NF NDP FC कहा जाता है। इसे अगर निकालना है प्रथम चरण में हमें, तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक, उसमें परिचालन अधिशेष एवं स्वयं नियोजितों की श्रमिक आय को जोड़ना पड़ेगा। तो प्रथम चरण में हमारा आ जाएगा साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद या फिर निवल घरेलू साधन आय। दूसरा चरण में हमें निकालना है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि राष्ट्रीय आय, जैसे कि NNP8FC कहा जाता है। तो इसे निकालने के लिए साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, जो कि यहाँ ऊपर अभी निकाला गया था, इसे और इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे दिया गया NNPFC = NDPFC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें NFIA यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ना पड़ता है। तो यह आय विधि से निकाला जाता है इस टाइप का। दूसरा विधि है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का, वह है उत्पाद विधि अथवा मूल्यवर्धित विधि, यानी कि उत्पादन की दृष्टि से। तो इसमें पहला चरण है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद हमें निकालना पड़ता है। तो सबसे शुरू इसे निकालने के लिए प्राथमिक क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है उत्पाद विधि। तो उत्पादन में 3 विधि आती है, प्राथमिक विधि, द्वितीयक विधि और तृतीयक विधि, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राथमिक क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य प्लस द्वितीयक क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य प्लस तृतीयक क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य को जोड़ दिया जाता है। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है। अब इसे हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ देख सकते हैं, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, उसमें माइनस करना है मध्यवर्ती वस्तु को। तो हमारा आ जाएगा GDP MP। अब दूसरा चरण हमारा बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद। इसमें था पहले चरण में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसमें निवल है, यानी कि G के जगह N आ गया है। यहाँ देख सकते हैं G था, यहाँ N आ गया है। तो इसे निकालने के लिए बाजार कीमत पर जो वह सकल घरेलू उत्पाद GNP8MP, जो कि ऊपर निकाले थे पहला चरण में, उसमें जो है इसमें माइनस किया जाता है मूल्यह्रास को, जिसे कि डिप्रेसिएशन कहा जाता है। डिप्रेसिएशन कहा जाता है। तो यह दूसरा चरण हुआ। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। तो तीसरा चरण यहाँ पे है साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद अगर निकालना है NDP8FC, तो बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, यानी कि NDPFC में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि NIT कहा जाता है, इसे माइनस कर देना पड़ेगा। अब चतुर्थ चरण में देखते हैं। तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि राष्ट्रीय आय निकालना है। NNP8FC को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, नेशनल इनकम। तो इसे निकालने के लिए साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, जैसे कि NDP8FC, उसमें जोड़ना पड़ता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, जिसे कि NFIA कहा जाता है। तो इस तरह दूसरा नियम खत्म हो। तीसरा विधि है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की व्यय विधि। तो व्यय विधि में पहला चरण देखते हैं हम लोग, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना है। अगर हमें GDP8MP निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसमें जोड़ना पड़ेगा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, और इसमें जोड़ना पड़ेगा सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध या निवल निर्यात, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं GNP = C+G+I+X-M। पहला चरण हो गया। दूसरा चरण में देख लीजिए यहाँ पे कि बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, जैसे कि NDP-MP कहा जाता है, उसे निकालना है। तो बाजार कीमत पर जो वह सकल घरेलू उत्पाद, जैसे कि GDP-MP कहा जाता है, निकाल कर और फिर इसमें मूल्यह्रास को माइनस करना पड़ता है।
तो यह दूसरा चरण हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा चरण हमारा है, इसमें साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद जिसे कि NDPFC कहा जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद जिसे कि NDPMP होता है, उसमें से माइनस करना है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जिसे कि NIT कहा जाता है। चौथा चरण हमारा है, इसमें साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का NNP8FC। तो इसे निकालने के लिए साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद जिसे कि NDPFC कहा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जिसे कि NFIA कहा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब हमारा टॉपिक है विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय जिसे कि NFIA कहता है। यह क्या है? तो देश के सामान्य निवासियों द्वारा जो विदेशों को प्रदान की गई साधन सेवाओं से प्राप्त आय तथा विदेशों को दी गई साधन आय के बीच के अंतर को विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय कहते हैं, जिसमें कि निम्न घटक होते हैं। पहला होता है कर्मचारियों का निवल पारिश्रमिक, दूसरा होता संपत्ति तथा उद्यमवृत्ति से निवल आय, तीसरा होता है विदेशों से निवासियों की जो शुद्ध प्रतिधारित आय होती है वह। अगर हमें NFIA निकालना है, NFIA, तो हमें जो भारत में जितने भी इनकम विदेशों से जितने इनकम आए हमारे देश में यानी कि इंपोर्ट हुए, और जो भारत से जितने जो मुद्रा गए हैं विदेश एक्सपोर्ट हुए हैं, उसे हमें माइनस कर देना होगा, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध निवल आय ज्ञात हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा है चालू हस्तांतरण। तो वह गैर अर्जित आय जो देने वाले यानी कि डोनर के चालू आय में से निकलता है और प्राप्त करने वाले जैसे कि रिसिप्ट कहा जाता है के चालू आय में जोड़ा जाता है, उसे ही चालू हस्तांतरण आय कहते हैं। पूंजीगत हस्तांतरण की बात करें तो वह गैर अर्जित आय जो देने वाले के धन तथा पूंजी से निकलता है तथा प्राप्त करने वाले के धन तथा पूंजी में शामिल होता है, उसे पूंजीगत हस्तांतरण आय कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सावधानियां, यानी कि जो नेशनल इनकम ज्ञात किया जाता है तीनों विधि से, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। उत्पादन विधि को मूल्यवर्धित विधि कहा जाता है। तो कुछ सावधानियां होती हैं यानी कि उसमें हमें उसे ध्यान में रखकर नेशनल इनकम ज्ञात करना पड़ता है। तो देख लेते हैं उसे। तो पहला है मूल्यवर्धित विधि यानी कि उत्पाद विधि। तो इसमें जो दोहरी गणना का त्याग करना पड़ता है यानी कि दोहरी गणना नहीं करना पड़ता है, इसमें मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य होता है उसे नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा पॉइंट है वस्तुओं के पुनः विक्रय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट है स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। इसमें आय विधि की बात करें तो इसका सावधानी में है, हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं करते हैं, पूंजीगत लाभ को सम्मिलित नहीं किया जाता है, स्व उपभोग उत्पादित वस्तु से उत्पन्न आय को सम्मिलित करते हैं और उत्पादकर्ता द्वारा प्रस्तुत मुफ्त सेवाओं को सम्मिलित करते हैं। तीसरा विधि है व्यय विधि। तो इसमें जो मध्यवर्ती व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाता है, पुनः विक्रय वस्तुओं पर जो रूपक को सम्मिलित होते हैं उसे भी नहीं किया जाता है, और वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय सम्मिलित नहीं होता है और हस्तांतरण भुगतान का त्याग करना पड़ता है।